अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। वेलकम माही। रोहेल की आवाज पर माही ने ऊपर देखा जहां सामने से रोहेल सीढ़ियां उतरकर उसी की तरफ आ रहा था, मगर मास्क अब भी मुंह पर ही था। माही उसकी नीली आंखों से उसे पहचान चुकी थी, इसलिए मुस्कुराते हुए उसके करीब आई। बीच में एक टेबल और 2 कुर्सियां रखी हुई थी। रोहेल ने कुर्सी खींचकर माही को बैठने का इशारा किया और खुद भी बैठ गया, जबकि माही सिर्फ उसे ही देखे जा रहे थे। कैसी हो मेरी जान? रोहेल की हसरत भरी निगाहें महसूस करते हुए माही ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं ठीक, और आप? रोहेल उसकी मुस्कुराहट को अपने दिल में उतारता हुआ कहने लगा, मेहरबानी है आपकी। उसकी बात पर माही उसे गौर से देखने लगी, जैसे कुछ पूछना चाह रही हो। आई मीन, आपको देख कर ही जी रहा हूँ, तो हुई ना आपकी मेहरबानी। रोहेल के कहने की देर थी, माही फिर से मुस्कुराने लगी। अब रोहेल असली बात पर आ चुका था। माही, आपको अगर मुझ में या मेरे ताल्लुक में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कह सकती हैं, मैं सब क्लियर कर दूंगा। बाकी आपको जो पूछना है आप पूछ सकती हैं। आप मेरे बारे में जानना नहीं चाहेंगे? माही के सवाल पर रोहेल ने माथे पर हाथ रखा और मुस्कुराने लगा। भला उससे ज्यादा माही को और कौन जानता होगा? मेरी जान, मुझे आपके बारे में कुछ जानने की जरूरत नहीं है, मैं आपके बारे में सब कुछ जानता हूँ। माही हैरान हुई। उसकी बातों से ऐसा महसूस हो रहा था कि आहर क्या वाकई वो उसको इतना जानता है। माही, मेरा नाम रोहिल जहां जेब है, मैं ग्रेजुएटेड हूँ। उसके अलावा कंप्यूटर के डिफरेंट कोर्सेज किए हुए हैं। फिलहाल एक कंपनी में जॉब करता हूँ। रोहिल ने अपना तारीफ करवाया तो माही ने इस बात में सर हिलाया, फिर कुछ सोचते हुए कहने लगे, रोहेल, आपने कहा था कि आप मुझे जानते हैं, तो ये कैसे मुमकिन है? माही की वापा रोहेल ने अपनी नीली आंखों से पहले उसे बहुत गौर से देखने लगा और फिर उसका हाथ पकड़ने लगा, जिस पर माही थोड़ी घबराई, मगर अगले ही लम्हे रोहेल की आंखों में खो सी गए। रोहेल ने कुछ सोचते हुए मास्क हटाया और टेबल पर रख दिया। माही को लगता था कि वो हैंडसम है तो प्यारा भी होगा, मगर इतना ज्यादा ये उसे नहीं पता था। माही उसे ही देख रही थी। सुरख व सफेद रंगबाग पुरकशिश होंठ, हल्की सी शेव जो उसके चेहरे को मजीद दिलकश बना रहे थे। माही के मुंह से बेसाता निकला, माशाल्लाह। जिस पर रोहेल मुस्कुराने लगा तो माही ने उसकी हसीन मुस्कुराहट में खोने लगी। काफी देर तक उसको यूं ही देखती रही। फिर रोहेल ने माही की आंखों के आगे हाथ हिलाए। माही, जी जी। माही होश में आई। रोहेल फिर से मुस्कुराने लगा उसकी इस हरकत पर, जबकि माही अब अपने किए गए सवाल के जवाब की मुंतजिर थे। माही, जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्लीज आप माइंड नहीं करेंगे। वो दुनिया के सामने तो बहुत पत्थर दिल था, मगर माही के सामने आकर उसका ये पत्थर दिल किसी छोटे से परिंदे के दिल की मानत हो जाता था। या शायद वो डरता था कि कहीं उसे इतने सालों के इंतजार के बाद इनकार ना सुनना पड़े। माही, मैं आपको कुछ दिनों से नहीं बल्कि सालों से जानता हूँ। रोहित की बात से माही शॉक्ड हो गई। ये भला कैसे मुमकिन था? जी हाँ माही, ये सच है। आप जब भी कहीं दूर जाने वाली होती थी ट्रेवलर पर, तो आपको रोकने के लिए वो चिट मैं ही लिखा करता था। अब तो माही के पास कोई अल्फाज नहीं थे कि वो कुछ कह सके, मगर इतना जरूर कन्फर्म हो चुका था कि वो सब उसका वहम या किसी की शरारत नहीं थी। वो सब रोहिल करता था। माही, मैं तो आपके इतने करीब था कि मैं रोज रात आपसे मिलने आता था, मगर आपके सो जाने के बाद मुझे डर था कि अगर मैं आपको प्रपोज करूं तो कहीं आप रिजेक्ट ना कर दे। मगर ये कैसे मुमकिन है? आप कैसे मेरे रूम में? माही को कुछ अजीब लगा, क्योंकि जिस शख्स को वो आज पहली बार जाने की कोशिश कर रही थी वो शख्स उससे मिलने आने लगा था। माही, मैं जानता हूँ ये सब तुम्हें बहुत अजीब लग रहा होगा, मगर यही सच है। मैंने बहुत इंतजार कर लिया, मगर अब बस मैं जल्द से जल्द आपको अपनाना चाहता हूँ। माँ यही कुछ कहती जब रोहेल ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। माही, बिल जो मैरी मी। वो अभी कुछ समझती कि अगले ही लम्हे रोहेल ने उसको शादी के लिए प्रपोज कर दिया। मगर रोहेल, ये कैसे मुमकिन है? मेरे डैड। डोंट वरी माही, मैं पाकिस्तान जाते ही सबसे पहले आपके डैड से आपका हाथ मांगूंगा, मगर मुझे सबसे पहले आपकी रजामंदी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि आपके साथ जबरदस्ती हो। माही को ये लम्हा थोड़ा मुश्किल लगा, मगर हसीन लग रहा था, क्योंकि पहली बार उसका दिल किसी के लिए धड़क रहा था। आपको पता है माही, जब आप मरी टूर पर जाने की तैयारी कर रही थी तो मैंने आपको एक चिट लिख कर दी थी, मगर जब आपने वो चिट फाड़ कर डस्टबिन में डाल दी। रोहेल एकदम से उदास हो गया, जैसे अभी कल ही की बात हो। माही की उसकी ये उदासी महसूस कर चुकी थी। रोहेल, आप सैड हो रहे हैं? माही तो थी ही दिल, नरम दिल की मालिक, कैसे ना महसूस करती उसका दुख। नहीं बस माही, मैं आपसे दूर नहीं जा सकता, मुझे आपकी आदत हो चुकी है। रोहेल माही का हाथ अपने दिल के मुकाम पर रखा। माही, ये दिल आपके नाम से धड़कता है कि आप मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करोगी? माही ने नजरें झुका ली थी, जबकि वो रोहेल की तेज धड़कनों को महसूस कर रही थी। डॉन, काम हो गया। डॉन अपने महल नुमा घर के एक बड़े से कमरे में सोफे पर बैठा हुआ शराब नोशी कर रहा था जब उसका आदमी अंदर आया था और उसके किए गए काम से आगाह किया। वेल डन, जला दो उस जगह को, बिल्कुल हाँ कर दो। उसका हुक्म मिलते ही उसके हार्ड आदमी 20 के जंगल वाले खंडर नुमा घर को जलाने के लिए चले गए। उसका घर का भी इसके आदमियों को इंस्पेक्टर रिजवान ने ही बताया था, क्योंकि डॉन ने उसे न जाने किस किस किस्म की धमकियां दी थी। डॉन के आदमी पूरे पाकिस्तान में फैल चुके थे।
वो बीस को किसी जंगली कुत्तों की तरह ढूंढ रहे थे, मगर इस बात से अनजान थे कि बीस इस घर से अभी तमाम जरूरी चीजें लेकर जा चुका है, क्योंकि उसे पता था कि डॉन ये जरूर करेगा। डॉन को ये लग रहा था कि बीस का खेल उसी के मुट्ठी में आ चुका है, मगर सच तो यह था कि उसके हर उठाए जाने वाले कदम को बीस पहले ही बांध चुका था। बीस ये भी जानता था कि डॉन का जोड़ न होने की वजह से अपनी जलन और बदले की आग में पाकिस्तान के तमाम हालात खराब करने की कोशिश करेगा, इसलिए बीस ने पहले ही सारी प्लानिंग कर ली थी। बस डॉन के वार का इंतजार था, जो कि डॉन कर चुका था। ना जाने वो कितनी बार मुजाहमत कर चुकी थी उसकी कैसे निकलने की, मगर वो था कि उसकी शिद्दतें कम होने का नाम नहीं ले रही थी। आखिरकार उसने अरीशा के लबों को आजाद कर ही दिया था, जबकि अरीशा उसकी हड्डी को मजबूती से थामे हुए सांसें लेने में मसरूफ थी। मगर वो भी शेहराम था, उसे सब याद था कि अरीशा क्या हरकत करके आई है, और शेहराम की डिक्शनरी में तो माफी का लफ्ज नहीं था। शेहराम ने बालों से पकड़कर उसका मुंह अपनी तरफ किया और मास्क लगाकर उसकी आंखों से पट्टी उतारी और फिर से उसका मुंह दबोचने लगा। बताओ, क्यों गई थी वहां? क्यों पहने थे ऐसे कपड़े कि लोग तुम्हें आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे? अरीशा उसकी ब्राउन आंखों में बड़ी गौर से देख रही थी। वो शख्स जिसकी आंखें इतनी दिलचस्प पुरकशिश हैं, तो वो खुद कैसा दिखता होगा? अभी वो यही सोच रही थी जब शेहराम ने फिर से उसका मुंह दबोचा। बताओ, उसकी आवाज पर वो चौंकी। तुम समझते क्या खुद को? हाँ, दूर हटो। अरीशा को याद आया कि वो तो माही से मिलने गया था, फिर यहाँ क्या कर रहा है? अब अरीशा को इस अनजान शख्स पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था और उसे जलन भी हो रही थी, ना जाने क्यों, मगर हो रही थी। तुम झूठे, मकार, धोखेबाज, अपने गिरेबान में झांको, आए बड़े मुझ पर पाबंदियां लगाने वाले। अर्षा की बातों से शेराम उसे सवाल नजर से घूरने लगा। क्या हुआ? हाँ, आप कहो ना, अपनी थर्ड क्लास वेटर मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करने वाले झूठे इंसान। वो मसलसल उरे बुरा बिल्ला कह ही जा रही थी, मगर अब तक वजह नहीं बताई थी कि आखिर शेराम ने उसके साथ क्या धोखा कर दिया था। क्या बकवास किए जा रही हो? अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी इस बकवास के चक्कर में मैं तुम्हें सजा देना भूल जाऊंगा, तो ये गलत फहमी है तुम्हारी। वो अपने ही भड़म में बोला जा रहा था, मगर उसे क्या पता था कि सामने जो लड़की है वो जलन की आग में जल रही है। जस्ट शट अप। समझते क्या हो खुद को? हाँ, सब पता है मुझे। अपने गुनाह छुपाने के लिए मुझ पर भड़म दिखा रहे हो, झूठे धोखेबाज इंसान। शहनाम को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वो आहर बाबर उसे क्या कही जा रही थी। बकवास बंद करो अपनी। धोखेबाज किसको कह रही हो? शेराम ने आईब्रो का जाविया बनाते हुए पूछा। तुम्हें तुम्हें कहा है धोखेबाज? समझे तुम? अरीशा ने उंगली से इशारा करते हुए कहा, जिस पर वो अपनी आंखें छोटी करते हुए उसको देखने लगा। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने कब तुम्हें धोखा दिया? ओह, आप ज्यादा मासूम ना बनो। तुम ही थे ना माही को बुलाने वाले? तुमने ही जो काल पर काल कर रहे थे ना, और तुम ही थे ना वो प्लान वाले शख्स जो माही के बराबर में बैठने के लिए बहुत बेताब हो रहा था। शेहराम समझ चुका था कि वो किसकी बात कर रही है। दरअसल शेहराम को वो वही शख्स समझ रही थी, जबकि अब शेहराम के दिमाग में उसे तपाने के तरीके आने लगे थे, तो वो बड़े आराम से उसको पकड़कर बेड ग्राउंड से टेक लगाकर लेट गया। माही? हाँ, मैंने उसको बुलाया था और मिलना भी था। बहुत हसीन है वो। शेहराम के पापा अरिचा ने उसे खून हवा नजर से देखा, जिस पर शेहराम ने उसकी नाक दबाई। मगर तुमसे ज्यादा हसीन इस दुनिया में कोई नहीं है। वो समझ चुका था कि अरीशा को अब अपनी दोस्त से जलन महसूस हो रही है, क्योंकि वो खुद को सबसे ज्यादा हसीन, अमीर, पढ़ी लिखी, दौलतमंद समझती थी। हटो दो, तुम धोखेबाज इंसान। अरीशा भी अरीशा ही थी। शराब ने उसके मोबाइल उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, करो कॉल अपनी फ्रेंड को और मालूम करो कि इस वक्त वो किसके साथ है। अरीशा उसको नासमझी वाले अंदाज में देखने लगी। शराब ने अरीशा का मोबाइल अनलॉक किया और माही को कॉल मिलाई। ये तुम्हें मेरा पासवर्ड कैसे पता? मेरी जान, मुझे तो ये भी पता है कि तुम्हारा दिल इस वक्त 240 की स्पीड में धड़क रहा है। ये तो बस पासवर्ड है। वो तो अर्शा के धड़कन में महसूस कर रहा था। शेहराम ने माइक ऑन किया और तभी माई ने कॉल रिसीव की थी। शेहराम ने उसे आंखों से इशारे से पूछने को कहा, तो अरीशा ने माई से मुहातब हुई थी। हेलो माई, कहाँ हो तुम? अरीशा ने एक ही सांस में ये जुमला बोला था, जिस पर शेहराम ने बामुश्किल हंसी दबाई। अर्श, वो मैं इस वक्त रोहेल के साथ हूँ। कौन रहे? अरीशा ने आंखें घुमाते हुए पूछा। वही जिसका मैंने तुम्हें बताया था। मतलब वो अभी तुम्हारे साथ ही है? अरीशा ने बड़ी बड़ी आंखों से शेहराम को देख रही थी। हाँ ना अर्श, क्यों, क्या हुआ? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, चलो मैं फोन रखती हूँ, बाय। अर्षा ने जल्दी से बाय कहा और शेराम के हाथ से मोबाइल छीना, जबकि शेराम अब आईब्रो चढ़ाते हुए उसको देख रहा था। चल गया पता, मिल गया सुकून, हो गई तसल्ली। शेराम ने सख्त लहजे में कहा, जिस पर अर्षा ने उसे तेरी नजरों से घूरने लगी। आप बताओ, क्या तुम्हें जलन हो रही थी? कहीं मैं किसी और लड़की के साथ? वो तो अरीशा के गुस्से को भी मजाक में उड़ा रहा था। जी नहीं, मुझे क्यों जलन होगी, बाहर में जाओ तुम। अरीशा ने फिर से वही लहजा इख्तियार किया, जिस पर शेराम का मूड दोबारा से बदलने लगा। वह फिर से खूनवार नजर से उसको देखने लगा। क्यों पहने हैं ऐसे कपड़े? शर्म नहीं आती? तुम न जाने कितने नजरों का मरकज बनी होगी तुम। वो एक एक अल्फाज ठोकने वाले अंदाज में कह रहा था। बात सुनो मेरी, अगर बहुत शौक है ना छोटे कपड़े पहनने का, तो शौक से पहनो, मगर सिर्फ मेरे सामने। किसी और के सामने अगर तुम्हारे जिस्म का एक भी हिस्सा झलका ना, तो याद रखना वो हिस्सा तुम्हारे जिस्म से अलग कर दूंगा मैं। वो किसी जुनून, किसी शिद्दत से उसकी धमकियां दे रहा था। वो ये सिर्फ धमकी की हद तक नहीं था, उस धमकी को सच करके दिखाने की हिम्मत भी रखता था।
रोहेल, क्या आप वाकई मुझसे शादी करना चाहती हैं? माही ने नर्म लहजे में पूछा, जिस पर रोहेल उसकी मासूमियत पर फिदा हो गया था। वो कितनी मासूम थी। हाँ माही, मैं जल्द से जल्द आपको अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता हूँ, और अगर मेरे डैड इस रिश्ते के लिए ना माने तो। माही की बात पर रोहेल के चेहरे के तासरा सहत होने लगे थे, जो माही देख चुकी थी। वो आप मुझ पर छोड़ दे। रोहित का लहजा इस बार थोड़ा सहा था। माही समझ चुकी थी उसकी कही गई बात पर रोहिल ने नागवारी गुजर गया, मगर यह भी सच था कि अगर माही के डैड ने इनकार कर दिया तो रोहिल क्या करता। वो जानना चाहती थी, मगर रोहिल ने तो सब कुछ खुद ही संभालने की कसम खाई हुई थी ना। माही ने रोहिल के हाथों को अपनी गिरफ्त में लिया। मैं नहीं जानती कि मेरे डैड क्या फैसला करेंगे, और मैं ये भी नहीं जानती कि आपको लेकर मेरी क्या फीलिंग्स है, मगर मैं एक ऐसे शख्स को कभी भी खोना नहीं चाहूंगी जो मुझसे बेइख्तियार प्यार करता है, जिसके लिए मैं सब कुछ हूँ। माही की बातों से साफ वाज़ह हो रहा था कि माही रोहेल से राजी है। माही सच में एक मासूम लड़की थी। वो प्यार को तरसी हुई थी, कभी माँ के, कभी भाई बहन के प्यार को। मगर जब एक शख्स उसे इतनी अहमियत दे रहा था, इतनी कदर करता था, तो क्या वो उसे इनकार कर देती? कभी भी नहीं। माही ने फैसला कर लिया, वो रोहेल का प्रपोजल एक्सेप्ट करेगी। रोहेल को तो यकीन नहीं आ रहा था कि माही उसको हाँ कर चुकी है। वो बेयकीनी और खुशी के मिले जुले तासरात लिए माही को देख रहा था। माही, क्या वाकई आप अब मुझसे शादी करने के लिए राजी हो? माही ने हामिद सर हिलाया तो रोहिल अब 40% कामयाब हो चुका था। एक टास्क उसका कंप्लीट हो चुका था, अब पारी थी दूसरे टास्क की, जिसके लिए वो बेहद बेसब्रा हो रहा था। रोहिल ने टेबल पर रखे हुए फूलों के बुके के अंदर से एक डिब्बी निकाली और माही के सामने घुटनों के बल बैठ गया। विल यू मैरी मी? माही ने हामिद सर हिलाया, जबकि वो ब्लश करते हुए बहुत ही प्यारी लग रही थी। रोहिल की आंखें थोड़ी नम हुई थी। रोहिल ने अंगूठी माही की उंगली में पहनाई और उसके हाथ पर बोसा दिया, जिससे माही शर्माने लगी। ये लम्हा उन दोनों की जिंदगी का हसीन तरीन लम्हा था। जब अरीशा की आंख खुली तो अपने रूम में थी। कल रात जो कुछ हुआ उससे ख्वाब सा लग रहा था। ये कैसे मुमकिन था कि कल रात उस शख्स के साथ किसी डिपार्टमेंट में थी, और आज सुबह ही जब उसकी आंख खुली तो वो वापस अपने कमरे में मौजूद थे। वो यूं ही उस अपनी कैब में धमकियों पर धमकियां दिए जा रहा था। वो वक्फे वक्फे से उस अपनी शिद्दत बड़े लम से दो चार किए जा रहा था, मगर वो बेचारी कब नींद के आगोश में चली गई उसे पता ही नहीं चला। और अब जब वो नींद से बेदार हुई तो खुद को अपने होटल के कमरे में पाया। अरीशा, अरीशा, दरवाजा खोलो, क्या तुम जाग रही हो? माही जब रात को होटल आई थी तो हारून उसे परेशान लग रहा था। जैनिश और हारस भी वहीं पर मौजूद थे, और जब उसने उनसे परेशानी की वजह पूछी तो सबने यही बताया कि अरीशा क्लब से कहीं गायब हो गई है। मगर जब उन्होंने उसका कमरा चेक किया तो वो अंदर से लाक था, यानी वो अंदर थी और शायद सो चुकी थी। न जाने कब कैसे शेराम ने उसे उसके कमरे में बाई हिफाजत पहुंचा दिया था। क्या हो गया? अरीशा ने कमरे का दरवाजा खोला तो सब वहीं पे खड़े से घूरे थे। आरू, तुम घर कब आई? हारून जड़ से अंदर आया, उसे बाजू से पकड़ कर पूछने लगा, जबकि वो बेचारी बताती भी तो क्या, उसे तो खुद भी नहीं पता था कि वो यहाँ कब और कैसे आई थी। मगर अब उसे कोई वो बहाना बनाना था ना। जब तुम फोन पर बिजी थे तो मेरा दम घुट रहा था, इसलिए मैं वहां से टैक्सी लेकर यहाँ करीबी रेस्टोरेंट आ गई थी। अरीशा थोड़ा कंफ्यूज होकर बोल रही थी, जो माई समझ चुकी थी, मगर उसने सबके सामने कुछ भी कहना ठीक नहीं समझा था। मगर इतनी क्या जल्दी थी कि आगे हारून कुछ कहता, अरीशा ने उसके कमरे से बाहर करके दरवाजा बंद कर दिया, जबकि बाकी सब उसकी यह हरकत देखते ही रह गए। गाइस, लगता है कि वो नींद में है, सो प्लीज चलो उसे डिस्टर्ब ना करो। माही ने उन्हें कहा और खुद भी वहां से चली गई। ये सब क्या हो रहा था मेरे साथ? आहर चाहता क्या है वो शख्स? और क्या अब मुझे वो हर बात की यूं ही सजाएं देता रहेगा? आहर आहर मेरा जुर्म क्या है? ऋषा को दिमाग फटने को था। वो दोनों हाथों से अपने बालों को दबोच रही थी, मगर उसका दर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये उसके मसले का क्या हल निकाले। उफ, जालिम, बता भी दे कौन सा परफ्यूम लगाया हुआ है तूने? हमारे पूरे पाकिस्तान में एक से आला परफ्यूम किस्म के परफ्यूम है, मगर तेरे वाले की बात ही अलग है। बीस के हुक्म पर नोफल और हुडैन गुलहान के दोनों तुर्की वाले आदमी को पकड़कर फार्म हाउस ला चुके थे, जबकि बीस अब तक वहां पर मौजूद नहीं था। इन दोनों को इस वक्त फार्म हाउस के तहखाने में रखा गया था। नोफल कब से इनमें से एक बंदे को सूंघे जा रहा था और परेशान कर रहा था। नोफल, बस कर दे यार, ऐसा ना हो कि वो तुझे ऐसी जगह पर लात मारे कि तू सारी जिंदगी पछताता रहे। बासन ने नोफल को समझाना चाहा, मगर वो भी नोफल था, उसे कहाँ परवाह होती थी कोई कुछ भी कहे। हटो दूर, और तुम तो रहने ही दो। तुम बहुत चालाक लड़के हो। तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है कि अपने वो वाले परफ्यूम का नाम बता दो जो यूनिवर्सिटी में लास्ट सेमेस्टर के लास्ट डे पर लगा कर आए थे। नोफल ने मुंह बनाते हुए कहा, जिस पर महर ने मुश्किल अपनी हंसी कंट्रोल की। ओह अच्छा, वो वाला जिसे लगाकर जब मैं क्लास में आ रहा था तो मैं मुझ पर फिदा हो गई थी, वो वाला। बासन ने जानबूझकर नोफल को छेड़ा, जिस पर महर उसे आंखें दिखाने लगे और नोफल का मुंह और भी ज्यादा सूज गया। हाँ हाँ, वही वाला।
अब भी वो लोग यही बातें कर रहे थे जब बीस के 7 कदमों की आवाज आने लगी, जबकि नौफल अब भी उस शख्स के कानों में बार बार परफ्यूम का नाम पूछ रहा था। महर और बासम ने इस बार खास किस्म का जहर बनाया था। बीस के आते ही बासम ने सिरिंज बीस की तरफ बढ़ाई। वेल डन बासम। बीस ने चेहरे पर से हुड्डी हटाई और कुर्सी करीब करके इन दोनों के सामने बैठ गया और इशारे से उनके हाथ खोलने का कहा। बासम बिना वक्त लगाए कि इन दोनों के हाथ खोल दिए थे और जैसे ही उसके हाथ खुले वो लोग बीस के पैर में बैठकर माफी मांगने लगे। तुम जो मांगोगे हम दे देंगे, बस हमारी जान बख्श दो। बीस का कहकर पूरे तहखाने में गूंजा, जो इस अंधेरी जगह को और भी ज्यादा खौफनाक बना रहा था। बीस किसी से कुछ नहीं लेता मगर सबको देता जरूर है। बीस का लहजा हमेशा की तरह बेइंतहा कड़वा और सह था, जबकि उसकी आवाज बहुत रौबदार थी। बीस की बात पर इन दोनों ने आंखें फाड़ फाड़ कर देखा, जैसे कुछ जानना चाह रहे हो। जानना चाहोगे कि बीस आपको क्या देता है? बीस ने एक तरफा मुस्कुराहट उछालते हुए कहा, जबकि उसकी कंडीशन में भी वो मुस्कुराते हुए बेहद हसीन लग रहा था। दर्दनाक मौत। जिसके कहने की देर थी वो दोनों एक दूसरे को हफ्की से देखने लगे। बीस ने अपनी बात मुकम्मल की और एक लात मारकर इनमें से एक को जमीन पर गिराया। उसके हाथ पर अपने पाँव का पूरा जोर देने लगा, जिससे वो चला उठा। बताओ चिप कहाँ पर फिट है? बीस की बात पर दूसरे शख्स ने आंखें घुमाना शुरू कर दी, जिससे साफ वाज़ेह था कि चिप उसके अंदर फिट है। बीस ने उस शख्स को गिरबान से पकड़कर खड़ा किया और उसकी आंखों में आंखें गाड़ने लगा। किधर फिट होगी चिप? बीस की आवाज उसके कान का पर्दा फाड़ने को थी, मगर वो अब भी चुप था। सुना नहीं मैंने क्या पूछा है? बीस ने उसका गला दबोचते हुए पूछा। मुझे कुछ नहीं पता बीस, मैं कुछ नहीं जानता। ये ऐसे नहीं मानेगा। बीस ने पल में ही सिरिंज उसकी गर्दन में गाड़ दी और पूरा जहर उसके जिस्म में उतरने लगा। मिनटों के अंदर शख्स के जिस्म की तमाम नसें उबड़ने लगी। वो किसी जंगली जानवर की तरह खुद को अपनी उंगलियों से नोच रहा था। आंखों से आंसू की जगह खून रसने लगा था। उस शख्स ने खुद को मुकम्मल अपने हाथों से नोच कर खून हाम कर दिया था और फिर वह जमीन पर गिर गया, जबकि दूसरा शख्स उसे इस अजियत में देखकर बार बार अपने पसीने साफ कर रहा था। अगले ही लम्हे उस शख्स ने अपनी गर्दन को नोचना शुरू कर दिया और देखते ही देखते उसने पूरी गर्दन नोच डाली और जब उसका दम निकल रहा था तो वह चिप वाजिया हो गई थी और उसकी गर्दन में फिट की गई थी। बीस बड़े आराम से चलता हुआ उस शख्स के पास गया और अपने हाथ में मौजूद चिमटी नुमा हथियार की मदद से वो चिप नोच कर निकालने लगा, जबकि वहां मौजूद सब लोग उसको चिल कर देखकर बेहद खुश हो रहे थे। दो चिप उनके हाथ लग चुकी थी मगर तीन अभी बाकी थी। बीस ने इस चिप को महर की तरफ बढ़ाया तो महर एक खास केमिकल की बोतल का ढक्कन खोलकर इस चिप को उसके अंदर डालने लगी। क्योंकि उस शख्स के जिस्म में जहर फैल चुका था, वो चिप पर उस शख्स का खून मौजूद था, तो चिप को किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचाकर वो बीस के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहती थी। इस केमिकल में चिप को 2 घंटे रखा गया तो उस पर लगे हुए जहर की वजह से उसकी फाइल्स फील नहीं हो रही थी। और अब बारी थी दूसरे की, जो पहले ही आंखों में खौफ लिए बीस को देख रहा था। और वो था भी तो इतना खतरनाक, कब किसी को कैसी मौत दे दे कुछ नहीं पता। यार ये परफ्यूम का नाम ही बता दे। जब नौफल ने बीस को उसकी शर्ट की तरफ बढ़ते हुए घूरते हुए देखा तो नौफल ने मुंह से बेसाता निकला, जिस पर सब नौफल को घूरने लगे। बीस, क्या हम उसे भी मार देंगे? महर की बात पर बीस ने उस शख्स को गौर से देखा और फिर आंखें छोटी करके सोचने लगा। हॉस्पिटल से कोई कॉल आई? बीस की बात पर बासम आगे बढ़ा। बीस, काफी कॉल्स आई हैं, दिल के अलावा हमें जिगर की जरूरत है। बासम की बात पर बीस ने उस शख्स को ऊपर से नीचे देखा। ये शिकार काफी सेहतमंद नजर आ रहा है, इसकी सेहत का कुछ तो फायदा होना चाहिए ना। बीस की बात का मतलब बासम समझ चुका था। बीस ने बासम की तरफ हाथ बढ़ाया तो बासम ने जल्दी से उसे ब्लेड और एक छोटी सी बोतल दी, इसमें केमिकल था। बीस ने हर बार की तरह इस बार भी ब्लेड पर इस बोतल से जहर लगाया, उस शख्स के करीब आने लगा, जिससे वह दूर होने लगा। बीस ने एक ही झटके से उसकी शर्ट फाड़ दी और दिल की तरफ वार किया, जिससे उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि हर उसके साथ ये क्या हो रहा है। बीस ने अपने ग्लव्स वाले एक हाथ से उसका दिल पकड़ा और दूसरे से ब्लेड मारकर उसका दिल खींचकर बाहर निकाला और पल भर में उसका दिल बीस की मुट्ठी में था। मर गया, मगर परफ्यूम का नाम नहीं बताया उसने। नौफल की बापा हुरैन ने आंखें छोटी करके देखने लगे, जिससे नौफल ने मुंह बसोड़ लिया। लेट्स स्टार्ट, ओनली 20 मिनट्स। बीस का दिल किसी बॉल की तरह हाथ में उछाल कर वहां से चला गया था। बीस, तुम्हारा शक सही था। गुलहान के आदमियों ने हमारा जंग वाला घर जलाकर खाक कर दिया है। रोहेल की बात पर बीस ने एकतरफा मुस्कुराहट पास की थी। गुड। रोहेल अब खामोश था, शायद वो बीस के सवाल करने का इंतजार कर रहा था। मोर? बीस ने खामोशी तोड़ी थी। बीस, टॉस 1 सक्सेसफुल हो चुका है। वाओ दैट्स ग्रेट, वेल डन आरजे। बीस की बात पर रोहेल मुस्कुराने लगा था। बीस ने टेबल से एक पेन उठाया और उसे घुमाने लगा। नेक्स्ट टास्क। बीस की नजर पेन पर थी। बीस, कल रात 2 बजे मेरी यूके की फ्लैट है। रोहेल ने वजह बताई। आफ्टर? अब बीस की नजर उस पर मरकूज थी। एक हफ्ते तक मैं सारी इंफॉर्मेशन हासिल कर लूंगा और फिर नेक्स्ट टास्क। गुड। रोहेल ने नजर झुकाए हुए जवाब दिया था, जिस पर बीस ने भी मुख्तसर जवाब दिया।